नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। मैं हूं फौजिया और आज हुकार में बात होगी उस आग की जो हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में सुलग रही है, लेकिन जिसकी तपिश अब हिंदुस्तान के हर घर और हर रसोई तक पहुंचने लगी है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती जंग ने दुनिया के तेल बाजार में भूचाल ला दिया है। कच्चा तेल उबल रहा है, महंगाई बढ़ रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस जंग की कीमत अब हिंदुस्तान का आम आदमी चुकाएगा। रसोई गैस महंगी हो चुकी है, सीएनजी के दाम बढ़ने से सफर महंगा हो गया है और अब पेट्रोल डीजल पर भी महंगाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या महंगाई की ये आग और भड़केगी या आम आदमी को राहत मिलेगी। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार हो रहे हमलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बेचैनी तेल बाजार में दिखाई दे रही है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से तक तेल पहुंचता है और जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है वैसे वैसे कच्चे तेल की कीमतें भी ऊपर चढ़ रही हैं। एशियाई बाजारों में ब्रेंट क्रूड $96 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। यानी अगर हालात और बिगड़े तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो भारत की आम जनता का क्या नुकसान होता है। विशेषज्ञों की माने तो कच्चे तेल में उबाल का मतलब सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमतों तक सीमित नहीं है, इसकी सीधी चोट आम आदमी की थाली पर पड़ती है। इस चौतरफा नुकसान की शुरुआत रसोई गैस उपभोक्ताओं को लगे नए झटके से हो चुकी है। तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सीधे 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का तर्क है कि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में एलपीजी अभी भी सस्ती है, लेकिन महीने का बजट संभालने वाले परिवारों के लिए हर अतिरिक्त रुपया मायने रखता है। यही वजह है कि सिलेंडर की कीमत बढ़ते ही रसोई का गणित पूरी तरह बिगड़ गया है। जंग का असर सिर्फ रसोई तक नहीं रुका है, सड़कों पर चलने वाला आम आदमी भी इसकी सीधी मार महसूस कर रहा है। सीएनजी महंगी हुई तो ऑटो चलाना महंगा हुआ और अब किराया भी बढ़ गया है। ऑटो यूनियंस ने न्यूनतम किराया बढ़ाकर 20 रुपए तक कर दिया है। यानी ऑफिस जाने वाला कर्मचारी हो, कॉलेज जाने वाला छात्र हो या बाजार जाने वाली गृहिणी, हर किसी की जेब से हर सफर पर ज्यादा पैसे कट रही हैं। यानी तस्वीर साफ है, मिडिल ईस्ट में चल रही जंग सिर्फ दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं रह गई है। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए ये चिंता और भी बड़ी है, क्योंकि देश में इस्तेमाल होने वाला 80% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से आता है। ऐसे में वैश्विक तनाव जितना बढ़ेगा, भारत के आम आदमी के सिर पर महंगाई का खतरा उतना ही ज्यादा मंडराएगा। तो जंग की आग भले ही मिडिल ईस्ट में चल रही है, लेकिन महंगाई का वार हिंदुस्तान के आम आदमी पर हो रहा है। सवाल सिर्फ आपकी जेब का नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का भी है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा और आर्थिक दबाव भी गहराएगा। अब नजर इस बात पर है कि ये तनाव थमेगा या तेल और महंगाई का संकट और बढ़ेगा। इसी बड़े सवाल के साथ शुरू करते हैं आज की चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अमन चुग, अर्थशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर सर। डॉक्टर शकील उज़्ज़मा अंसारी, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शकील जी आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि देखिए, आप सरकार को महंगाई पर घेरते हैं, खाली विरोध पर विरोध करते जा रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है? आप क्या सुझाव देंगे? मजबूत विपक्ष है तो मजबूत सुझाव भी तो दीजिए, क्योंकि अगर जंग लंबी चली तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचेगा ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपने अभी सब डिटेल बताई हमें। जरा सा इको हो रहा है, उसको ठीक करवाइए तो। जी। तो हम ये जो देश की जो अर्थव्यवस्था जी, वो अर्थ की व्यवस्था जो है, ये कोई वार से ही आज एकाएक प्रभावित नहीं हुई। पार्टली हम कह सकते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था तो पिछले काफी दिनों से खराब चल रही है। अभी आप देख लीजिए, आज का भी दिन देख लीजिए
तो आज वार की फिर से सेकंड राउंड की शुरुआत हुई है थोड़ी, लेकिन पेट्रोल के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कितने हैं? 100 से ऊपर नहीं हुए हैं अभी भी। 100। आप मनमोहन सिंह का दौर देखिए, जी जो 130 और 120 के बीच में पेट्रोल के रेट थे, क्रूड क्रूड ऑयल के, तो वो रेट कितना थे? 65 रुपए, 60 रुपए 65 के बीच में चलते थे। आज भी उस इंटरनेशनल रेट पर क्रूड ऑयल नहीं गया है, लेकिन आज का रेट 100 को पार कर गया है। और इस बीच में जब रेट घटे, जिससे सरकार और कंपनियों ने, सरकार ने ही सिर्फ 45 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो क्या उस वक्त उस जनता को उसका शेयर नहीं देना चाहिए था? रेट नहीं घटना चाहिए था? नहीं घटा। तो ये आपकी इकोनॉमी पॉलिसी किस तरह की है? आप देखिए, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में कोई भी इसको बैलेंस कहा जाए कि नहीं है, एकदम अनबैलेंस्ड है। और इस अनबैलेंस की वजह से आपकी इकोनॉमी तो पहले ही गिर रही थी। हाँ। रुपए के पिछले साल, ये वार के पहले पिछले साल भी रुपए के भाव लगातार गिर रहे थे, लगातार गिर रहे थे। अभी तो 25% के लगभग गिर गए, उससे पहले 15-16% गिरे। तो कहना यह है कि सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो क्लियर नहीं है, और सरकार इस मुल्क के अंदर जो है डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाना भी नहीं चाहती है। इसलिए कि अगर इतना बड़ा शकील जी, ठीक है, इशू हमारे आया साथ था, बीजेपी नेता महेश वर्मा भी जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा जी, ये तो मैं भी आपसे जानना चाहूंगी, जो कि सवाल जो है शकील जी ने भी उठाया है कि जो देश की जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है। और ये भी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी इसी से जोड़कर, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला जो बहाना है, ये आखिर कब तक चलेगा? जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तुरंत दाम बढ़ा दिए जाते हैं। 3 महीने में एलपीजी के दाम 2 बार बढ़ चुके हैं, 29 रुपए पहुंच चुका है। आम जनता को तगड़ा झटका लगा है इस चीज का। क्या सरकार के पास अब महंगाई को कंट्रोल करने हाथ से निकल गया है? ये मान के चले हम लोग, लगातार ये जो इजाफा करते जा रही है सरकार, दावे यही कि सब कंट्रोल में है। महेश जी, आप अनम्यूट करिए। महेश जी, आप अपनी आवाज को अनम्यूट करिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हेलो जी महेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। जैसा कि महेश जी, शकील जी और शकील जी का जो सवाल है कि इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो देश की जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो क्लियर नहीं है, चाहे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ही क्यों ना बात कर ले। अब मैं आपसे यही सवाल जोड़कर पूछना चाहूंगी कि हमेशा जो सरकार है ये बहाना लगातार दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वाला जो है ये बहाना है, ये कब तक चलेगा? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आम जनता आखिर करे तो क्या करे? मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है और उसके तुरंत बाद जो है वो दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात कर ले, चाहे हम एलपीजी की बात कर ले, चाहे हम सीएनजी की बात कर ले। तो एलपीजी की अगर हम बात करते हैं तो 3 महीने में 2 बार 29 रुपए एलपीजी के दाम बढ़ गए और झटका लगा है। क्या सरकार के पास महंगाई को कंट्रोल करना अब ये मान ले कि हाथ से निकल गया है? देखिए शकील साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा उनका कद्र करता हूँ। लेकिन शकील साहब जिन चीजों को कंसील करके दर्शकों के सामने जो बात रख रहे हैं उससे मुझे परहेज है। सवाल है कि इस देश में सबसे ज्यादा बैट लगाकर बेचने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा आज की डेट में पेट्रोलियम जैसे ही युद्ध शुरू हुआ 4 से 5 रुपए रेट किस राज्य ने बढ़ाया? ये शकील साहब को स्पष्ट करना चाहिए, आपके दर्शकों को बताना चाहिए। वो हिमाचल प्रदेश से जहां 4 से 5 रुपया पर लीटर जो है रेट बढ़ाया गया और उसका कोई कारण नहीं बताया गया। जनता को जो है हाथ मरोड़ के पैसे
वसूलने का जो काम हुआ उसका नतीजा क्या हुआ कि जनादेश देखिए कि लोकल चुनाव में, अभी लोकल बॉडी के चुनाव में बुरी तरह से जमानत जब्त होते हुए कांग्रेसियों का वहां पे सुफड़ा साफ हुआ। अब दूसरा है तेलंगाना, जहां 37% वैट लिया जाता है, सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाला पेट्रोलियम पदार्थ पे, गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे राज्य जो है वो तेलंगाना है। कर्नाटका, जहां सबसे ज्यादा इस समय अगर कोई गैस और पेट्रोलियम और उसके ऊपर जो है वैट ले रहा है तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य वो है। अब आ जाइए झारखंड, जहां पे ये लोग राज्य चला रहे हैं जेएमएम के साथ, वहां भी कमोबेश यही हाल है। तो आपका ये घड़ियाली आंसू और जनता के प्रति या महंगाई को लेकर जिस तरह से आप संवेदनशील है, इससे जाहिर होता है कि ये संवेदना सिर्फ आपका दिखावा है। अब रही बात कि महंगाई, मनमोहन सिंह जी का आपने नाम लिया, मनमोहन जी के टाइम में 70 बार आपने 120% तो आपने पेट्रोल पे रेट बढ़ाया था और 155% आपने डीजल पे रेट बढ़ाया। 70 बार आपने रेट बढ़ाया और उस समय महंगाई दर जो थी वो कम से कम 11-12% पे हिचकोले ले रही थी। लोग त्राहिमाम हुए पड़े थे। आज महंगाई दर जो है वो कितना है? 3.8, 3.5, 4%, जो अमूमन जो एक प्रेडिक्शन था उससे भी नीचे है। जो आरबीआई या इंटरनेशनल संस्था ने कहा था कि महंगाई रेट जो है भारत में बढ़ेगा, वो उससे भी नीचे है। दूसरी बात कि इस समय 28 लाख करोड़ का जो है सामाजिक सुरक्षा है, जिसमें 81 करोड़ तो परिवार है जिसको मुफ्त में भोजन मिल रहा है, आयुष्मान मिल रहा है, लोगों को कहीं सिलेंडर मुफ्त का मिल रहा है। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि जल जो है लोगों को कहीं मिल रहा है, कहीं लोगों को आवास मिल रहा है, कहीं लोगों को रोजगार की जो है 12 ऐसी योजना है जिससे रोजगार मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को, सामाजिक सुरक्षा जो है, आयुष्मान मिल रहा है, सबको मिल रहा है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान करके नहीं दिया जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करके हम क्या गुनाह कर रहे हैं? और ये महंगाई आप समझिए कि 7 मार्च को जो हमने 60 रुपए बढ़ाया, अभी 29 रुपए बढ़ाया, और ऐसा जो इनके नेता हैं जो पता नहीं उनको कहाँ से ये सब सद्बुद्धि, ज्ञान और उनका विश्लेषण कहाँ से वो लेकर आते हैं कि युद्ध शुरू नहीं हुआ 1 हफ्ते में उन्होंने कह दिया कि साहब आप देख लेना, हम तो जो है आर्थिक सुनामी आने वाली है इस देश में। तो इस तरह की तो सोच के साथ वो अपनी चीजों को करते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसी सोच और ऐसी समझ को फौजिया जी हम क्या कहेंगे, जो देश के खिलाफ लगातार एक विद्वेष फैलाने का, एक अफरा तफरी फैलाने का, एक महंगाई के नाम पर, पेट्रोलियम के नाम पर, युद्ध के नाम पर, कोई भी देशवासी जो है इस चीज को समझ सकता है कि किस हालात में सरकार जो है काम कर रही है, कितना व्यवस्थित होकर काम कर रही है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो भंडारण की एक लीटर चलिए ठीक है मयूर जी, हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर अमन चुग भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमन जी देखिए, आपने दोनों पक्षों की बात सुनी है और मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि अभी जो हालात मिडिल ईस्ट में बन रहे हैं और जो भारत में महंगाई चल रही है, इसको लेकर क्या लगता है आपको कि भारत की अर्थव्यवस्था और कितनी हिल सकती है और कितने लोग इसे झेल सकते हैं? देखिए, नमस्कार है, जय भारत है। शायद मेरी भी आवाज को हो रही है, वो आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। इन द मीनवाइल देखो, ये जो मिडिल ईस्ट का जो क्योस है ये थोड़ा अभी और बढ़ेगा, ये यहाँ पे थमेगा नहीं। मगर वर्ल्ड में आपको कई जगह जहाँ पे क्योस दिखेगा, भारत में क्योस बहुत ही कम होगा। जहाँ पे एक सज्जन ने जिक्र किया कि मनमोहन सिंह की साहब की गवर्नमेंट के टाइम पे हमने पेट्रोल के प्राइसेस हाइक नहीं करे थे, उस जमाने में हम फ्रेजाइल 5 में थे, आज हम टॉप 5 इकोनॉमी है। तो इसलिए सिर्फ हम ऑयल के दामों से परख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ हो रही है, अगर महंगाई से ज्यादा हमारी आमदनी की दर ज्यादा है, तो नेट जो हमारा रिटर्न है वो अभी भी पॉजिटिव है। रही बात जो कंपनीज हैं जिनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट है उसका एक पोर्शन कई तरह के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन पे कई तरह के कोलैबोरेशंस में इनिशिएट कर रहा है। अब मैं एक लेटेस्ट बात करता हूं, हम 2030 तक ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है, जिसमें अभी 7% हम नेचुरल गैस लेते हैं, अब हम उसको 15% नेचुरल गैस की तरफ ले आएंगे।
एंड इसके लिए हम एक तरह से 50% प्रोडक्शन भारत में कर सकते हैं और बाकी 50% ओमान, ईरान जो पाइपलाइन है जो गुजरात तक जाएगा अरेबियन सी के तहत 3.5 किलोमीटर बीनीथ, वो हमें एक तरह से आने वाले कुछ सालों में स्ट्रैटेजिक रिलीफ देगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये वाली पाइपलाइन ले डाउन हो जाती है तो एडिशनल पाइपलाइन पानी के अंदर बिछानी इजी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, वही पैसा जो हम उनको देंगे, उनसे कोलैबोरेशन हमारा ये हो रहा है कि वही पैसा वापस भारत में री इन्वेस्ट होगा, यानी कि इससे एक स्ट्रेटेजिक रिलीफ मिलेगा। मगर ओवरऑल वर्ल्ड में अभी क्योस और बढ़ेगा। ये जो डॉलर पर बैरल, ये जो ऑयल है जो पर बैरल जो हम देख रहे हैं, वो एक तरह से अभी मेरे को लगता है 120-130 डॉलर्स की तरफ भी जाएगा। तो महंगाई का इंपैक्ट अभी भारत में और बढ़ेगा। मगर हमें लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी का जो कैपिटल बेस्ड इकोनॉमी बना था, जो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा था, जिसके कारण लोगों के व्यवसाय जो है बढ़ रहे हैं, उनकी आमदनी अगर ऑटोमेटेड मोड में चलती रहेगी तो हमारी महंगाई का दर से ज्यादा उनका एक तरह से रिटर्न का दर रहेगा, जो कि पॉजिटिव रिटर्न रहेगा। तो उसका इंपैक्ट मेरे को लगता है हमारी इकोनॉमी में भी और ग्रास रूट लेवल पे मिनिमल होगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, मिनिमल होगा। महेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि सरकार देखिए ये कहती है कि भारत में एलपीजी अमेरिका कनाडा से सस्ती है, लेकिन क्या भारत के आम आदमी की आमदनी भी वहां के बराबर है? जब कमाई कम है तो टैक्स कम करके रसोई का बोझ क्यों नहीं हटाया जाता? देखिए, मैं बिल्कुल, आपका बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो है जवाब जो है ये नहीं होना चाहिए कि कोई विकसित देश में क्या उनका इनकम पर कैपिटा इनकम क्या है। सवाल ये है कि आज की डेट में हम पहली जो सरकार थी उसके मुकाबले 2004-5 का आप डाटा उठाइए, 24,000 रुपए के आसपास पर कैपिटा इनकम था। आज भारत के लोगों का इनकम 2,67,000 पर कैपिटा है। अंतर करना पड़ेगा मैडम। अगर उस अंतर को हम नहीं करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि तब जो है पेट्रोल डीजल का रेट जो होता था वो 30 पैसा भी बढ़ा दो तो भी लोगों को चुभता था। इस समय ये चुभन नहीं है, ये इसको महंगाई करार देना इस क्राइसिस में। देखो, देश की जनता जो है ना अच्छी तरह से जानती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है 140-50 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं। वो कोई हिंदू मुसलमान में बट के काम नहीं करते, वो प्रयास, विश्वास और साथ सबको साथ में लेके सबके विकास के लिए काम करते हैं। ये देश सबका है, इसकी चिंता सबको करनी चाहिए। ऐसे अफरा तफरी का माहौल मचा के देश में एक पैनिकी फैला के और महंगाई का नाम लेके एक विकराल स्वरूप, मैं समझता हूं कि आज की डेट में राहुल गांधी ने जो कहा था, आप याद करिए कि जैसे ही 7 मार्च का उनका ये करिए कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, देश के लोग जो है बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाए। क्या मतलब, ये एक जिम्मेवार विपक्ष का नेता ऐसा बोल सकता है क्या? कोई भी अपने देश का खाता पीता, इस देश के नमक खाने वाला कोई भी इंसान अपने देश के बारे में ऐसी सोच रखता है क्या? जिस देश की जीडीपी आज की डेट में 7.78 दर्ज हो रही है, विश्व का सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बन चुका हो, जहां आप जीडीपी देखिए, तमाम जितने आकलन थे सबको झुटलाते हुए वो कहीं 7.7 पे दर्ज हुआ है 2025 और 26 का जीडीपी। ऐसे में आप उस देश को इतनी मजबूती के साथ खड़े हुए देश के सामने आप कोई अगर ये कहे कि आज के डेट में ये सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही है, निकम्मी सरकार है, ये लोगों को कहीं महंगाई के आग में झोंक रही है, कैसे झोंक रही है कोई बताए हमें। अब मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं, अरब देश, सऊदी अरबिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहां भी पेट्रोलियम हमारे से ज्यादा बढ़ा है। आप हमारे सार्क कंट्रीज जो है हमारे पास पड़ोस का देख लीजिए, उनकी भी आप कहीं तुलना कर लीजिए। तो हम उन तुलनाओं के बजाय हम अपने आप में देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जब हम अपने आप की बात करते हैं तो उसमें हमारे राज्य भी आते हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर आप कहीं संवेदनशील हैं, अगर राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि महंगाई जो है वो कहीं जनता परेशान है, तो सबसे पहले उन राज्यों में महंगाई की शक्ल और सूरत। चलिए ठीक है, आपके दर्शकों महेश जी हमारे साथ देखिए शकील जी भी जुड़े हुए। तो शकील जी, जैसा कि महेश जी ने राहुल गांधी का नाम दिया है, राहुल गांधी ने तो महंगाई पर पहले ही चिताया था, ठीक है, ये बात तो है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था की आज बात करते हैं, वो पहला कदम आप भी उठा सकते थे,
जंग ईरान इजराइल की है, लेकिन कीमत तो हिंदुस्तान की जनता ही चुका रही है। आने वालों दिनों में किन किन चीजों की महंगाई के लिए आम जनता को और तैयार रहना चाहिए? देखिए, महेश भाई जो हमारे बोल रहे हैं ठीक है, क्योंकि हमारे मित्र हैं, उनको अपनी बात कहनी है, हमें अपनी बात कहनी है। ये सबसे बड़ा जिम्मेदार विपक्ष है जो कुछ होने से पहले सरकार को आगाह करता है, सरकार को मुस्तैद करने के लिए उसको बताता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसी आप कार्रवाई। इसी तरह जब कोरोना आ रहा था, राहुल गांधी ने जब कहा था तो इन लोगों ने कितने मीम और पागल तक बताया था कि बेवकूफ है, ये है वो है, और कोरोना की कितनी बड़ी त्रासदी भारत को झेलना पड़ा, ये आपने देखा। इसी तरह जब विपक्ष ने आपको अलर्ट कराया कि ये इस तरह का होने वाला है, इकोनॉमी सुनामी होने वाला है, लफ्जों की बात अलग है, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? क्या विपक्ष के साथ संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श किया? क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया? जो आप कह रही हैं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, ये कहना कि राज्यों में कुछ ज्यादा है कुछ कम है, ये बड़ा डिबेट फर्क कर देगा। उसमें बहुत सी चीजें हैं जिनको बताना होगा। अब आप बताइए, एक अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो हमें डिक्टेशन देता है कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। अगर हम रशिया से इतने कम प्राइस पे खरीद रहे थे, ईरान से इतने प्राइस पर खरीद रहे थे, तो हम क्या वजह है कि अमेरिका के डिक्टेशन पर हमारा मुल्क चल रहा है? और हमारे मोदी जी 140 करोड़ आबादी के नेता हैं, वो सबके नेता हैं, भारतवर्ष के नेता हैं, लेकिन अमेरिका के सामने एक जुबान नहीं खुलती है और हमारी इकोनॉमी का बंटावार हो रहा। कभी वो कहता है कि हम लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, कभी 50% लगा देंगे, और हम चुप है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इकोनॉमी की बंटाधार तो वहीं से हो रही है। चलिए ठीक है शकील जी, हमारे साथ देखिए, मेरे पास बहुत कम समय है, हमारे साथ अमन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमन जी देखिए, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम तैयार रहना होगा, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी क्या रही? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? बदले में सिर्फ आश्वासन क्यों है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, आश्वासन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, ऑलरेडी स्टेप्स दिए गए थे। आप देखें, यूएस का एनर्जी सप्लाई को कंट्रोल करने का रीजन भारत को ऑलरेडी पता था, क्योंकि चाइना और भारत जहां से ग्रो कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई भारत और चाइना को चाहिए, एंड उसको मेंटेन सुप्रीमेसी करने के लिए पहले वेनेजुएला के ऊपर अटैक मारा जनवरी में, एंड फिर उसके बाद ये प्लान्ड एक्शन था ईरान के लिए, जो कि जनवरी एंड में होना था, जो कि बाद में फरवरी मिड में हुआ, एंड में हुआ। अभी भी रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं, तो यानी कि मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमने कोई रशिया से खरीदना बंद नहीं किया है। ओनली पॉइंट इज, रशिया के पास जो कंटेनर्स हैं जिसके थ्रू हमारे पास ये तेल आता है, वो लिमिटेड है। वो कंटेनर्स चाइना भी जाएंगे, जिसके लिए भारत में पुतिन साहब जब आए थे, और अभी सितंबर में दोबारा इसीलिए आ रहे हैं कि हम जॉइंट कंटेनर्स बनाएंगे, शिपिंग इंडस्ट्री हमारी अपने कंटेनर्स बनाएगी, एंड साथ में उसकी इंश्योरेंस भी हम जॉइंटली करेंगे, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस क्या है, यूके की कंपनीज करती हैं, और जब रशिया का तेल यहाँ पे आता है तो वो कहते हैं हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे। मुद्दा ये है कि इस टाइम पे कई वर्ल्ड के कंट्रीज भारत को घेरने में लगे हैं, तो मेरे को लगता है कि आपस में ऑपोजिशन एक दूसरे से मत घिरे, आपस में एक दूसरे को लेकर चलें, क्योंकि वर्ल्ड में सारा क्योस क्रिएट करने की कोशिश है। रही बात टैरिफ को हमने वैसे ही रिप्लेस करना शुरू कर दिया। हमने नीदरलैंड का डील करी, हमने यूरोप का डील करी, यूके हमसे वेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से डील करी, हमने वो सारा रिप्लेस तो वैसे ही कर दिया। तो ट्रम्प को परेशानी वैसी होगी कि टैरिफ का हमने कोई जवाब दिया नहीं, हमने ज्यादा रिप्लेसमेंट कर दी। तो स्टेप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। मेरे को लगता है कि चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग की आग भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसकी तपिश एलपीजी, सीएनजी से लेकर पेट्रोल डीजल तक महसूस की जा रही है। इसका असर सिर्फ आम आदमी की जेब पर नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। सरहदों की ये जंग कब थमेगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत आम हिंदुस्तानी बढ़ती महंगाई और देश बढ़ते आर्थिक दबाव के रूप में चुका रहा है। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।